ओके, वेरी गुड इवनिंग। आज हमारा फर्स्ट चैप्टर की होपफुली लास्ट क्लास होगी। आज हमने ख़त्म कर देना है। कल वाली की मैं कुछ अब रिवीजन नहीं करवा रहा, ठीक है। अब तो आपको पता चला कि कैसे एस्पेक्ट वाला क्वेश्चन है, अगर पहला दूसरा पॉइंट याद आ जाए आपको याद आ जाते होते हैं। ऐसे ही तीन टॉपिक जिसको मैं थोड़ा खतरनाक मानता हूँ, एस्पेक्ट्स, एडवांटेजेस। एडवांटेजेस में था सेफ गार्ड द इंटरेस्ट, वो पहला था। एस्पेक्ट में हाँ मोरल चेक वाला। एस्पेक्ट्स में क्या था पहला, अकाउंटिंग सिस्टम है, इंटरनल कंट्रोल। स्कोप वाले में तो चलो पता चल ही जाता है। तो ये दो तीन टॉपिक्स हैं जो ना इंटरलिंक्ड हो जाते हैं, अब समझ ही नहीं आता लिखना क्या है, इसलिए आपको इसके ऊपर मेहनत करनी ही पड़ेगी। मैं करवाया करूंगा मेहनत, कोई टेंशन नहीं, लेकिन घर पे मैं नहीं पढ़ा सकता। घर पे तो आपको मेहनत खुद ही करनी पड़ेगी। कल हमने टॉपिक शुरू किया हुआ था एक इंडिपेंडेंस वाला, इंडिपेंडेंस के मीनिंग, विजिबिलिटी। एक टॉपिक रह गया था बीच में, थ्रेट्स। तो पहले आप वो खत्म करते हैं, थ्रेट्स वाला टॉपिक, पेज नंबर 14 पे। थ्रेट्स टू इंडिपेंडेंस। इंडिपेंडेंस का अगर आप मीनिंग याद करें, सबसे पहले सिर्फ एक मीनिंग को रिकॉल करें। क्या क्या था? सबसे पहले नॉट पॉसिबल टू डिफाइन। दूसरी आपकी पैटलाइन थी, वो क्या था? पैटलाइन, जजमेंट ऑफ अ पर्सन इज नॉट सबऑर्डिनेट टू द विश या डायरेक्शन ऑफ अनदर पर्सन। तीसरा आपके पास था ये असेंशियल कैरेक्टरिस्टिक्स हैं आपके इंडिपेंडेंस वगैरह। चौथा था कंडीशन ऑफ माइंड भी होनी चाहिए, पर्सनल कैरेक्टर भी। उसके बाद आपके पास था ये ऑडिटर की एबिलिटी को इंक्रीज करते हैं, उसकी इंटेग्रिटी, ऑब्जेक्टिविटी को इंक्रीज करते हैं, या फिर किसी से भी आपने इन्फ्लुएंस नहीं होना। इसके साथ साथ आपके पास इंडिपेंडेंसी को लेके कुछ थ्रेट्स रह जाते हैं। क्या ऐसे केसेस आते हैं जहां पे ना आपकी इंडिपेंडेंसी लैक हो जाती है, ठीक है, कहां पे आप इंडिपेंडेंट नहीं रहते। थ्रेट्स ऑफ इंडिपेंडेंस का मतलब है वेयर ऑडिटर्स इंडिपेंडेंस, तो इसको आप लिखोगे ऐसे, सम सिचुएशंस, क्योंकि इसमें मीनिंग लिखा नहीं हुआ, सम सिचुएशंस कोमा, देखो जगह तो बड़ी सारी है आपके पास, उसी में लिखो सम सिचुएशंस कोमा वेयर ऑडिटर्स इंडिपेंडेंसी लैक्स। सम सिचुएशंस वेयर ऑडिटर्स इंडिपेंडेंसी लैक्स। तो इसके टोटल 5 हैं। राघव, सबसे बढ़िया बात आपके सिलेबस में ही नहीं है, फिर भी हम करेंगे, क्योंकि इस बार का जो पेपर आया था ना आपका ऑडिट का पेपर, इस बार का ऑडिट का पेपर खतरनाक आया था, ओल्ड सिलेबस का भी न्यू सिलेबस का भी। इसलिए बेटर होता है, क्योंकि कुछ टॉपिक नहीं है, समझ लो 5% जो न्यू वालों को है, आप तो वो सब कुछ ही करना। ओल्ड हो ना पुराने हो, तो कह रहे हैं पुरानों को तो सभी कुछ ही करना चाहिए। तो है, एक है आपके पास सेल्फ इंटरेस्ट थ्रेट। सेल्फ इंटरेस्ट थ्रेट का सिंपल सा मतलब होता है, देखते हैं क्या है, विच अकर when the auditing firm or its partner or associate could benefit from a financial interest in audit client। यानी कि ऑडिटर को ना खुद को कहीं ना कहीं फाइनेंशियल फायदा पहुंच रहा है। फिर से, सेल्फ इंटरेस्ट थ्रेट्स विच अकर्स व्हेन एन ऑडिटिंग फर्म, ऑडिटिंग फर्म समझते हो आप? सीए का ऑफिस, तो वो सीए की फर्म, चाहे उसका कोई पार्टनर यानी कि सीए या उसका भी कोई एसोसिएट, कुड बेनिफिट फ्रॉम अ फाइनेंशियल इंटरेस्ट इन ऑडिट इन एन ऑडिट क्लाइंट। सर्कल करो फाइनेंशियल इंटरेस्ट। इसका सिंपल मतलब अगर मैं कहूं, ये ऐसे थ्रेड्स होते हैं, ठीक है, आप लोग भी यहाँ पे लिखोगे, ऑडिटर के खुद के फाइनेंशियल बेनिफिट के लिए, ऑडिटर के खुद के फाइनेंशियल बेनिफिट के लिए। फॉर एग्जाम्पल देखते हैं क्या है, ये एग्जाम्पल्स हैं, इसके अलावा कुछ और भी बन सकते हैं। ये सारे एग्जाम्पल आईसीआई की तरफ से हैं। पहला, अगर उस ऑडिटर का डायरेक्ट या इनडायरेक्ट फाइनेंशियल इंटरेस्ट हुआ इन अ क्लाइंट, यानी कि आपने क्या बोला, अपने चाचा को, भतीजे को, मामा को, या किसी को भी। जनरली क्या चलता है, मैं आपको एक रियलिटी बताता हूँ, थोड़ी सी कड़वी सच्चाई। इंडियन पॉलिटिक्स अगर बड़े पार्ट में होती है तो छोटे पार्ट्स में भी होती है, सीए में भी बड़ी पॉलिटिक्स चलती है। तो सीए की समझ लो कोई ब्रांच है, ठीक है। अब ध्यान से सोच, देखते चले जाओ, ये प्रैक्टिकल सिनेरियोस मैं आपको बता रहा हूँ, इसलिए मैं किसी ब्रांच का नेम नहीं बोलूंगा, किसी पार्टी का नेम नहीं बोलूंगा, लेकिन आपको रियलिटी बता रहा हूँ जो चलती है आज के दिन में। मैं इलेक्शन लड़ने गया आईसीए ब्रांच के, फॉर एग्जाम्पल राजपुरा में ब्रांच नहीं है तो कितना मजा आएगा, मैं राजपुरा ब्रांच के इलेक्शन लड़ने गया, है ना। मैं राजपुरा ब्रांच में गया इलेक्शन लड़ने। मैं देखो इलेक्शन में क्या होता है,
अगर मैं आपको बात करूं, एक बनता है आपका चेयरमैन, एक बनता है सेक्रेटरी, एक बनता है ट्रेजरर, और बाकी 3 या 4 बनते हैं अदर मेंबर्स, जिसको बोला जाता है एग्जेक्टिव मेंबर्स। सोच के देखो, जो सबसे फर्स्ट आएगा वो चेयरमैन कहलाएगा, उससे नीचे आएगा वो सेक्रेटरी बन जाएगा, कोई ट्रेजरर बन जाएगा, 3-4 मेंबर, जो 3-4 अलग पर्सन मेंबर। टोटल कितने जनों की बॉडी हो गई? 7 पर्सन की बॉडी होती है। इलेक्शंस कितने लोग लड़ते हैं? 30-35 ये तो होते ही हैं। तो अगर सोच के देखो, मैं चेयरमैन की उपाधि पे बैठ गया, ये है मेरी ICAI की राजपुरा ब्रांच, मैं बैठा हूँ कुर्सी पे, मेरे को बनाना है अपने ऑफिस का, ICAI के ऑफिस का फर्नीचर या सोफे तैयार करने हैं। मैंने क्या किया, मेरे पापा की दुकान है फर्नीचर की, सच में है, ठीक है, थोड़ी एडवर्टाइजमेंट कर लूँ मैं अभी। तो मैंने सोफे बनवाने थे, मैंने पापा को फ़ोन किया, मैं पापा सोफे बनवाने, कहते बना देंगे। मैं कहा कितने के? कहते 25,000 का। मैं कहा हैं? मैं कहा बस 25,000, इसको ठीक करके करो 40,000। कहते नहीं 25 का है। मैं कह रहा हूँ 40 का है, आपको क्या है इनकम? कहते ठीक है बढ़िया। समझ गए? ये सिनेरियोस चलते हैं। दूसरा, समझ लो मेरे पापा की दुकान नहीं है, चलो दूसरा केस लेते हैं। ICAI ब्रांच में आपकी ITOP की ट्रेनिंग्स चलती होती हैं। लंच टाइम में आपको क्या मिलता है वहाँ पे? लंच मिलता है ना, बर्गर पिज्ज़ा लगा लो, चल मतलब कुछ भी लगा लो, प्लस आपको कहीं ना कहीं चाय मिलती है, या फिर समझ लो आपको छोटे मोटे वो सैंडविचेस मिल जाते हैं, या कुछ भी ऐसा खाने पीने का सामान मिलता है, रिफ्रेशमेंट्स कुछ भी मिलती हैं। मैं 3-4 जनों से मिला, मैंने बोला यार आपको कॉन्ट्रैक्ट दिला दूं, पूरे साल में 365 दिन होते हैं, 200 दिन तो ट्रेनिंग चलती है, ठीक है, पेपरों के 1-1.5 महीना छोड़ दो, अदरवाइज पूरा साल चलती हैं। नंबर ऑफ स्टूडेंट्स राजपुरा में समझ लो यहाँ वहाँ से आ जाते हैं पूरे एक साल में 3000 स्टूडेंट्स। इतने तो बैचेस चलते हैं IT के, OP के, एडवांस IT के, फिर GMCS के, ठीक है। ये तो वो है ना जो स्टूडेंट वाले, मेंबर्स के भी चलते हैं, सीसा डीसा के कोर्स, कुछ और सेमिनार्स चलते हैं। तो कुल मिला के 3000 पर्सन अगर एक साल में आते हैं पर एनम, अगर मैं उससे किसी कॉन्ट्रैक्टर को कॉन्ट्रैक्ट दे दूं और वो मुझे कहता है 50 रुपीज़ पर मील मैं चार्ज करूंगा, मैं उसको बोलता हूँ 50 मत कर भाई, 70 कर ले, तू 70 का बिल बनाइयो। अमाउंट कितनी हो गई? 2,10,000 या 21,000? 2,10,000। ये बिल्कुल छोटी अमाउंट है, ये कुछ वो कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, लेकिन कहीं ना कहीं 2,10,000 में से उसको वैसे मिलने चाहिए थे 1.5 लाख, वो 50 के हिसाब से देता। मैंने उसको बोला तो यार 70 का कर, 2,10,000, 60,000 फालतू मिला। मैं उसके पास जाऊंगा फिर रात को, शाम को ऑफिस होने के बाद, ला भाई 60,000। 60,000 क्यों? मैंने भी तो कुछ किया, चल 30 रख लेते हैं। एक सिनेरियो होता है ये। दूसरा सिनेरियो क्या होता है, आपने इस बंदे को ठेका दिलवा दिया ICAI की ब्रांच में, ICAI लगा लो, कुछ भी लगा लो, है ना, वहाँ पे आपने ठेका दिलवा दिया, और फिर आप उसको कहते हो भाई तेरी बुक्स ऑफ अकाउंट्स कौन मेंटेन करता है, तेरी GST? कहते वैसे तो कोई और करता है, चलो आप ऐसे करो, ये ठेका दिला दो, मैं अपनी बुक्स ऑफ अकाउंट्स आपको दे दूंगा। पॉइंट नंबर 2, मैंने ICAI ब्रांच में कुछ सेमिनार्स करवाने थे, मेरे को ICAI ब्रांच कम पड़ जाती थी या कुछ भी है, तो मैंने एक होटल, कोई अच्छा सा बढ़िया सा होटल, ताज होटल मैंने बुक करवा लिया। मेरे भाई सेमिनार्स होते हैं, कहता मैं यार एक ऑडिटोरियम का एक फंक्शन का लूँगा 25-40 हज़ार, 40,000, और मेरे एक साल में समझ लो अगर 50 सेमिनार्स हो गए तो उस होटल की 50,000 इंटू 50 जो भी है इनकम हो गई। फिर मैं उससे पूछ रहा हूँ यार आपके एम्प्लॉयज़ हैं, वो अपनी रिटर्न कहाँ से भरवाते हैं, आपका GST कहाँ से? आप कर लो, ऐसे करो, स्टैट्यूटरी ऑडिट कोई और करता है, इंटरनल ऑडिट या स्टॉक ऑडिट हम आपको दे देंगे, आप हमें ऐसे कॉन्ट्रैक्ट दिला दो। प्रैक्टिकली ये चीज़ चल रही है। तो अब आप सोच के देखो, जो मैं ताज होटल में ऑडिट करने जा रहा हूँ, कहीं ना कहीं मेरा फाइनेंशियल बेनिफिट अगर ये जुड़ा हुआ है कि मैं उसको कहीं पे कॉन्ट्रैक्ट दिला दूंगा या मुझे कहीं से कमीशन दे देना, तो क्या आप इंडिपेंडेंट रहोगे? अब सोच के देखो, यही अगर प्रेसिडेंट है, वो जा रहा है ताज होटल में ऑडिट करने, और सांठ-गांठ बनी हुई है, जब सांठ-गांठ बनी हुई तो मुझे बता दो क्या ताज होटल के अकाउंट्स अगर मैनिपुलेट भी हुए, वो कहेगा यार चलने दो। तो ये एक बहुत बड़ा रीजन रहता है पॉलिटिकल में भी, ठीक है, और वैसे भी। हमारा चलो यहाँ पे इशू ये नहीं था पॉलिटिकल कुछ डिस्कस करना, लेकिन आप सच्चाई से तो मुंह मोड़ नहीं सकते, हर शहर में ऐसे ही चलता है, इंडिया में भी ऐसे चलता है। जो बड़े बड़े पॉलिटिक्स हैं, क्यों भाई जियो ही आ गया एक ही दम से, डीमोनेटाइजेशन हुई और जियो निकल के आ गया, और कुछ टाइम के बाद सिर्फ जियो ही रह जाएगा। तो
आजकल तो वैसे भी बड़े रोले चल रहे हैं कि अंबानी और अडानी के सारे देश चलाए जा रहे हो, इकोनॉमी आपकी डाउन हुई पड़ी है। वो डाउन इस वजह से हो पड़ी है ना, क्योंकि यू आर डिपेंडेंट। जब जब आप इंडिपेंडेंट रहोगे ना, तब तक ये नौबतें नहीं आएंगी। तो यही था ऑडिटर के खुद के फाइनेंशियल बेनिफिट के लिए, जैसे कि उसका फाइनेंशियल इंटरेस्ट है क्लाइंट में, तभी तो उसने उसको कॉन्ट्रैक्ट दे दिया। बच्चे बोलते मर गए, 1 साल हो गए कि हमारा पेट दर्द हो जाता है, खाना अच्छा नहीं है, फ्रेश नहीं है, ये है। नहीं नहीं, बहुत बढ़िया है, पैकिंग देखो कितनी अच्छी है। पैकिंग थोड़ी खानी है, पैकिंग के अंदर वाला मटेरियल खाना है। तो जब आपका क्लाइंट के अंदर ही बेनिफिट जुड़ा हुआ है, तो आप क्या रहोगे, डिपेंडेंट के इंडिपेंडेंट? डिपेंडेंट। तो कहीं ना कहीं आपकी ऑडिट की क्वालिटी कॉम्प्रोमाइज होगी, बिल्कुल होगी। दूसरा है, आप लोन या गारंटी दिलवा देते हो किसी कंसर्न क्लाइंट से। एक तो आपने उससे लोन गारंटी दिलवा के रखी हुई है, फिर उसी की आप ऑडिट कर रहे हो। तीसरा है अनड्यू डिपेंडेंस। अनड्यू का मतलब होता है मतलब एबनॉर्मल टाइप में, आपके पास सिर्फ एक ही क्लाइंट है, बाकी तो आपकी मतलब पूरे साल की आपकी इनकम है 50 लाख, पूरे साल में आपका पैकेज जो है 50 लाख का, उसमें से 46 लाख तो आपको सिर्फ एक ही क्लाइंट दे रहे हैं। मतलब कुछ तो भाई झोल है। अगर 46 लाख आपको एक क्लाइंट दे रहे हैं, तो आपके पास वैसे अगर 3-4 क्लाइंट हो ना, फिर तो आप समझे, फिर तो हम समझे कि आप अच्छे सीए हो। 50 लाख टोटल इनकम है, 46 आपको एक ही क्लाइंट दे रहा है, मतलब बाकी सारे क्लाइंट हमने आपके देखे हैं, कोई 10,000 वाला, कोई 20,000 वाला, कुल मिला के 4 लाख। यानी कि सिर्फ 10% भी नहीं है बाकी क्लाइंट, और 90% आपके पास एक ही बंदा है। तो यानी आप इस कंपनी में कहीं ना कहीं झोल करवा रहे हो, तभी वो आपको ज्यादा पैसे दे रहे हैं। तो अनड्यू डिपेंडेंस है ऑन अ क्लाइंट फीस, हैंस कंसर्न अबाउट लूजिंग द सच एंगेजमेंट। एंगेजमेंट मतलब ऑडिट। क्लोज बिजनेस रिलेशनशिप, क्लोज खत्म वाला नहीं, ये क्लोज मतलब बड़ा नजदीक की है ना, बिजनेस रिलेशनशिप विद ऑडिट क्लाइंट। पोटेंशियल एम्प्लॉयमेंट विद द क्लाइंट, कॉन्टिजेंट फीस फॉर द ऑडिट एंगेजमेंट। मतलब ये सारे पॉइंट से क्या होंगे आपके, कौन से थ्रेड्स निकल के आएंगे, सेल्फ इंटरेस्ट थ्रेड, यानी कि आपका खुद का इंटरेस्ट जुड़ा हुआ है, तो ये आपकी ऑडिट के लिए अच्छी चीज नहीं है। दूसरा है सेल्फ रिव्यू थ्रेड, विच अकर व्हेन ड्यूरिंग अ रिव्यू ऑफ एनी जजमेंट या कंक्लूजन। देखो यहाँ पे ये लाइन इंपॉर्टेंट है, व्हेन ड्यूरिंग अ रिव्यू ऑफ एनी जजमेंट, जब आप किसी चीज को रिव्यू कर रहे हो, बैलेंस शीट आपके हाथ में आप देख रहे हो, या कंक्लूजन रीच इन अ प्रीवियस ऑडिट, या फिर नॉन ऑडिटेड एंगेजमेंट, या फिर मेंबर ऑफ ऑडिट टीम वॉज प्रीवियसली अ डायरेक्टर और सीनियर एम्प्लॉय ऑफ द क्लाइंट। 3 सिनेरियोस निकल के आए। देखो पहला सिनेरियो, आप कंक्लूजन पहुंचे थे पिछली ऑडिट पे, इसको डालोगे नंबर 1, नॉन ऑडिट को डालोगे नंबर 2, और तीसरा डालोगे सीनियर एम्प्लॉय, ये जो बोर्ड वाला है तीसरा। सोच के देखो, जब आपकी ऑडिट टीम का मेंबर उसी होटल में पिछले साल एम्प्लॉय था, हो सकता है ना इसी वजह से आपको ऑडिट मिली हो, या फिर पिछले ऑडिट में आपने एक कंक्लूजन रीच किया था। देखो आप ना फाइनेंशियल स्टेटमेंट को क्या कर रहे हो, रिव्यू कर रहे हो। किसकी? ताज होटल की। ताज होटल की फाइनेंशियल स्टेटमेंट को आप रिव्यू कर रहे हो, और आपको पता चला यार एक मुद्दा निकल के आया, और इस मुद्दे पे पिछले साल मैं ही पहुंचा था। पहला केस। दूसरा केस आप देखोगे, ताज होटल के पिछले साल या तो फिर ऑडिट भी नहीं हुई थी, ऑडिट नहीं हुई थी तब भी आप फाइनेंशियल स्टेटमेंट को रीड आउट कर रहे हो, या तीसरा कर रहे हो, पिछले साल या पहले कभी आपकी ऑडिट टीम का एक एम्प्लॉय जो अब आपके पास है, वो ताज होटल में पहले जॉब कर रहा था, अब आपके पास जॉब कर रहा है, हो सकता है इसने कुछ करवाया हो। तो आप वैसे फाइनेंशियल स्टेटमेंट को जब रिव्यू कर रहे हो ना, तो कहीं ना कहीं आपकी सांठ गांठ जुड़ी हुई है। तो ये वाले थ्रेड्स तब आते हैं, कौन से? सेल्फ रिव्यू थ्रेड, यानी कि या तो पिछले साल ऑडिट आपने की है, या फिर ऑडिट हुई ही नहीं है, या फिर आपकी टीम का बंदा पिछले साल यहाँ पे था, वो तो आपको बोल देगा यार चला दो, पिछले साल ना इसी ताज होटल का सीए मैं ही था, ये मेरे द्वारा ही फाइनलाइज हुआ था। तो इसको बोलते हैं सेल्फ रिव्यू थ्रेड, जब आप करंट ईयर की फाइनेंशियल स्टेटमेंट को रिव्यू कर रहे हो, और पिछले साल या तो ऑडिट आपने करी थी, या आपकी टीम का कोई बंदा पहले ही यहाँ पे एम्प्लॉय था। इंस्टेंसेस यानी कि एग्जाम्पल कौन कौन से हैं? व्हेन ऑडिटर हैविंग रिसेंटली बीन अ डायरेक्टर और सीनियर ऑफिसर ऑफ द कंपनी, मतलब पिछले साल तो आप इसमें डायरेक्टर थे, इस साल आप इसकी ऑडिट कर रहे हो, यानी पिछले साल पहले आप यहाँ से पैसा ले आए, अब आप एक सीए फर्म में गए और उसकी ऑडिट आपने यहाँ पे दिलवा दी। तो यानी कि अब जब आप डेटा को रिव्यू करोगे, क्योंकि पिछले सालों तक आप वहां पे क्या थे, डायरेक्टर, सारे अकाउंट्स आपने ही तो बनाए हुए थे, आप ही सीए हो, इस बार आप चेक कर रहे हो गलतियां निकल गई, चल जाने दे यार, समझ गए? ये चीज है। व्हेन द ऑडिटर परफॉर्म सर्विसेज दैट आर देमसेल्फ सब्जेक्ट मैटर, सब्जेक्ट मैटर का मतलब होता है जिसके 3-4 व्यूज पॉसिबल होते हैं, तो आपको कि यार ये भी तो हो सकता है, वो भी हो सकता है, चलो जाने दो,
ये होता है सेल्फ रिव्यू थ्रेट, जब आप करंट ईयर के डेटा को रिव्यू कर रहे हो जबकि उसके साथ आप कनेक्टेड थे पिछले साल या आपकी कोई टीम का बंदा। तीसरा है एडवोकेसी थ्रेट। एडवोकेसी थ्रेट का मतलब होता है वेयर पीपल में, बोल्ड वाला पढ़ रहा हूँ, वेयर पीपल में बिलीव दैट ऑब्जेक्टिविटी इज कॉम्प्रोमाइज्ड। ठीक है, थर्ड इसके साइड पे आप लिखो एडवोकेसी थ्रेट के साथ, व्हेन ऑब्जेक्टिविटी इज कॉम्प्रोमाइज्ड। व्हेन ऑब्जेक्टिविटी इज कॉम्प्रोमाइज्ड, जब सामने वाले बंदे को ही लग रहा है भाई हमें इससे ऑडिट ही नहीं करवानी, साफ ही पता लग रहा है ये ऑनेस्ट है ही नहीं, तो इसको बोलते हैं एडवोकेसी थ्रेट, जब आपकी ऑब्जेक्टिविटी खतरे में पड़ रही हो। तो अगर आप ऑब्जेक्टिव हो ही नहीं, ऑनेस्ट हो ही नहीं, तब हो सकता है आप फाइनेंशियल स्टेटमेंट के डाटा को जल्दी जल्दी चेक कर दो। फॉर एग्जाम्पल, व्हेन एन ऑडिटर डील्स विद द शेयर्स या सिक्योरिटीज ऑफ द ऑडिटेड कंपनी और बिकम द क्लाइंट्स एडवोकेट इन केस ऑफ एनी लिटिगेशन। क्योंकि देखो जब आप शेयर सिक्योरिटी ना अपने क्लाइंट की डील नहीं कर सकते, ये प्रोहिबिटेड सर्विसेज में आता है। या तो आप उनके क्या कर लो, स्टैट्यूटरी ऑडिट कर लो, ऑडिट करते हुए आपके पास एडवोकेसी थ्रेट तो आ सकता है अगर आप उसके शेयर सिक्योरिटी भी संभाल रहे हो। कंपनीज एक्ट इस चीज को मना करता है, तो अगर आप उसके वो भी संभाल रहे हो, ऑडिट भी कर रहे हो, मतलब सब कुछ ही आप ही मैनेज कर रहे हो, तो कहीं ना कहीं आपकी इंडिपेंडेंसी डिपेंडेंट है, मतलब इंडिपेंडेंसी है ही नहीं। फेमिलियर थ्रेट, ये तो नाम से ही क्लियर है, बड़े ज़्यादा ही फेमिलियर हो, रोज रात को उठना बैठना है, घर जाते हो पहले एक दूसरे के घर जाके आते हो और भाई हाँ मैं इस कंपनी का मैनेजर हूँ, चल तेरे को ऑडिट दिलवा देता हूँ इसी कंपनी की। ये सिनेरियोज के मार्केट में चलते हैं, बहुत चलते हैं। सोच के देखो जो दो बड़े बड़े लोग हों, एक बंदा कंपनी में मैनेजर लगाओ और उसका एक दोस्त सीए करके बड़ा तकड़ा ऑफिस खोल के बैठा हो, वो तो कहेगा यार मेरी कंपनी में तेरे को दिलवा देता हूँ, इनकी तो इंटरनल ऑडिट भी होती है, स्टॉक ऑडिट भी होती है, ठीक है, स्टैट्यूटरी ऑडिट भी होती है, जीएसटी भी मेंटेन करना है, टीडीएस मेंटेन करना है, 2-3 तेरे को प्रोफेशनल के तौर पे मैं काम दिलवा देता हूँ। तो जो फैमिलियर रिलेशनशिप है किसी की रेफरेंस से, मतलब रेफरेंस एक अलग चीज होती है, आप किसी की सिफारिश पे काम लगवा रहे हो, फिर तो वो जैसे कहेगा, कुछ अगर गड़बड़ निकल आई एज एन ऑडिटर क्या कहोगे, यार तूने ही तो दिलवाई थी, फिर वो कहेगा चल यार ये छोटी मोटी गलतियां ही जाने दो आपको, चल ठीक है। तो कहीं ना कहीं इंडिपेंडेंसी लैक हो गई। जैसे चंडीगढ़ में एक फर्म है, ठीक है, चंडीगढ़ में एक बड़ी अच्छी खासी फर्म है, उनके पिताजी पॉलिटिशियन थे, राजपुर में बड़ा ही फेमस नेम है, रिकॉर्डिंग में बोल नहीं सकता मैं। तो अब उनके जो बेटे हैं वो सीए हैं एंड दे आर मतलब पॉलिटिशियन, ही इज पॉलिटिशियन, वो होता है ना विल में, वसीयत में पॉलिटिशियन चली आ रही है पुश्तों में। तो उनकी सीए फर्म भी चल रही है बड़ी तकड़ी, चंडीगढ़ की टॉप 2 या टॉप 3 में आ जाती है, और उनके पास ऑडिट्स मैंने सुना है कहीं से प्रॉपर गवर्नमेंट ऑडिट्स हैं एंड अच्छे खासे। तो आप सोच लो मैं सीए फर्म में बैठा हूँ, मैंने आम आदमी पार्टी ज्वाइन कर ली, केजरीवाल जी की तबीयत खराब हुई या मैं भी उनके मंच पे खड़ गया, केजरीवाल जी भी अपना लिटरेट पर्सन है, मैं भी पढ़ा लिखा, हाँ, जब मेरे को कहीं ना कहीं कैमरे के सामने में मिल गया, मैंने अपना ऑफिस थोड़ी छोड़ के आ गया, कल को मेरे थोड़े अच्छे रिलेशन बन गए, इतने तो गवर्नमेंट डिपार्टमेंट होते हैं, दिलवा दो ऑडिट्स, और गवर्नमेंट डिपार्टमेंट है, गवर्नमेंट पैसा है, ऑडिट आप कर रहे हो, गवर्नमेंट में वैसे भी बहुत ज़्यादा खज्जल होते नहीं है, तो बहुत पैसा मिलता है लिंकेज से। तो ये चीज़ें होती हैं फेमिलियर थ्रेट। क्लोज रिलेटिव ऑफ ऑडिट टीम वर्किंग इन अ सीनियर पोजीशन इन द क्लाइंट कंपनी, आपकी टीम के चाचा जी, ठीक है, आपकी टीम में कोई एक आर्टिकल था, उसके चाचा जी कहाँ पे लगे हुए हैं, रिलायंस में। भाई यार उस क्लाइंट को तो आप पूजने लग गए, और उसको बोल के यार एक बार चाचा से मीटिंग तो रखवा कि चाचा के साथ यार उठे बैठे यार 1-2 पैग लगाए, तो चाचा के साथ गए, ठीक है, पैग तो क्या लगाने, हम तो जूस लगाते हैं, सिर्फ जूस पिया और जूस पीते हुए, यार आप इतनी अच्छी पोस्ट पे हो, बताओ आपके लिए क्या सेवा कर देंगे, तो क्या मतलब थोड़ा बहुत काम दिलवा दो, सेवा आप इधर उधर करते रहेंगे। तो ये चीज़ें चलती होती हैं, इसलिए जैसे ये फॉर्मर पार्टनर ऑफ द ऑडिट फर्म बीइंग डायरेक्टर या सीनियर एम्प्लॉय ऑफ द क्लाइंट, ये पीछे भी आ गया था, लॉन्ग एसोसिएशन बिटवीन स्पेसिफिक ऑडिटर एंड स्पेसिफिक क्लाइंट, पिछले कई सालों से एक ही बंदा ऑडिटर है। तो ये सारी चीज़ें क्या है, फैमिलियर थ्रेट, जहाँ पे बिकॉज ऑफ रिलेशनशिप। और 5वें इंटिमिडेशन थ्रेट, व्हेन ऑडिटर्स आर डेटर्ड फ्रॉम एक्टिंग ऑब्जेक्टिवली, डेटर्ड मतलब रोकना, ऑडिटर को रोका जाता है। जैसे इंडिया में आप अच्छा काम कर लो, आज की न्यूज़पेपर पढ़ के देखो, अशोक पता नहीं क्या नेम था, अब सरनेम याद नहीं आ रहा,
आज उनका कल कल उनका 53rd ट्रांसफर हुआ है एंड ही इज एन आईएएस ऑफिसर। आज उनका 53rd ट्रांसफर हुआ है, तो आप सोच लो 53 ट्रांसफर हुए हैं तो क्यों हो रहे होंगे, बिकॉज ही इज डेटेड फ्रॉम एक्टिंग ऑब्जेक्टिवली। और उसके बाद मतलब आप इस इंडिया में आप मतलब दुर्दशा देख लो क्या है। आईएएस बंदा बन के बैठा है, 10 साल बंदे ने लगा दिए, 5 साल लगा दिए, और उसके बाद पॉलिटिशियंस उसको कह रहे हैं भाई इधर से उधर जा, उधर से उधर। जब आपने टांग अड़ानी शुरू करी, बोलना शुरू कर दिया, इंडिया में तो बोलना अलाउड ही नहीं है ना। बोलोगे अगर सरकारी कर्मचारी हो तो जाओगे ट्रांसफर से, नॉर्मल पीपल हो तो आपके ऊपर रेड डलवा दी जाती है। तो ये वही वाला केस है, विच अकर व्हेन द ऑडिटर आर डेटेड फ्रॉम एक्टिंग ऑब्जेक्टिवली विद द एडिक्वेट डिग्री ऑफ प्रोफेशनल स्पेक्टिसिज्म। सामने वाले ने बोल दिया भाई ढंग से काम कर ले, तेरा ट्रांसफर करवा देंगे, या फिर तेरे से हम ऑडिट ही छीन लेंगे, तो आप क्या कहोगे, चल यार अब जैसे चल रहा है, घर पे बीवी बच्चे भी तो हैं, उनको भी तो कॉन्वेंट स्कूल में पढ़ाना है, वो बार बार बोलते हैं शिमला ले चलो, वो कैसे होगा। तो फिर ऑडिटर कहते चलो ठीक है चलने दो थोड़ा बहुत। दिस कुड हैपन बिकॉज ऑफ थ्रेट ऑफ रिप्लेसमेंट, सर्कल करो, थ्रेट ऑफ रिप्लेसमेंट ओवर द डिसएग्रीमेंट विद द एप्लीकेशन ऑफ अकाउंटिंग प्रिंसिपल। आपने बोला भाई एसएलएम चलता ही नहीं है, डब्ल्यूडीवी चलता है, डिसएग्रीमेंट कर रहे हो, आप कहते नहीं यार चलने तो कोई बात नहीं, डेप्रिसिएशन ज़्यादा क्लेम हो जाएगी, प्रॉफिट कम हो जाएगा, तो या फिर आपकी ऑडिट फीस रिड्यूस होने के चांसेस हो जाते हैं, आपके ऊपर प्रेशर पड़ता है, ये केसेस है। ठीक है, पहला पर्सनल सेल्फ इंटरेस्ट थ्रेट। सेल्फ इंटरेस्ट थ्रेट में क्या होता था, आपका फाइनेंशियल इंटरेस्ट कहीं ना कहीं जुड़ा हुआ है, ठीक है, आपकी ऑडिट एंगेजमेंट टीम का मेंबर कहीं वहां पे था, आप पिछले साल कहीं वहीं पे थे। दूसरा सेल्फ रिव्यू, सेल्फ रिव्यू में था, आप पिछले साल या तो ऑडिटर पिछले साल आपने कोई कंक्लूजन रीच किया, आपकी सीनियर मैनेजर में थे, मतलब पिछले साल आपकी कोई भी टीम का बंदा, या फिर उनकी ऑडिट नहीं हुई तो फिर आप करंट ईयर में उसको रिव्यू कर रहे हो, तो आपको क्या किया भी तो मैंने था पिछले साल, तो इसको तो ऐसे ही निकलने दो। तीसरा एडवोकेसी में क्या था, ऑब्जेक्टिविटी आपकी कॉम्प्रोमाइज हो रही है। ऑब्जेक्टिविटी कॉम्प्रोमाइज का मतलब क्या होता है कि आपको ऑनेस्टी, मतलब आप सीधा आप खुद ही डिसऑनेस्ट पॉइंट ऑफ व्यू से काम कर रहे हो। फोर्थ फैमिलियर में आपके रिलेशनशिप बड़े अच्छे हैं, अल्टीमेटली ना मार्केट में यही चलता है फैमिलियर वाला, उसी की वजह से ऑडिट्स मिलती हैं। और पांचवा आपके पास है इंटिमिडेशन, जब आपको रोका जाता है, यानी कि यहाँ पे आपने देखना है 53rd ट्रांसफर वाला केस आईएएस का, आपको रोका जाएगा ऑनेस्ट बनने से। सेफगार्ड को भी देख लेते हैं एक बार के लिए। सेफगार्ड क्या था, ऑडिटर की रिस्पॉन्सिबिलिटी है आपको सेफगार्ड रहना है। क्या गाइडिंग प्रिंसिपल थे कि आप होने भी चाहिए और दिखने भी चाहिए। दूसरा, आप इंटीग्रिटी, ऑब्जेक्टिविटी, प्रोफेशनल प्रैक्टिसेस मेंटेन करो, ये भी इंडिपेंडेंसी का एक सेफगार्ड है। इंडिपेंडेंसी इससे क्या होगी, मेंटेन रहेगी। फिर आप सारे थ्रेड्स को कंसीडर करके चलो, अगर आपको कोई रोका जाता है तो आप एलिमिनेट कर दो, या फिर अगर फिर भी कुछ नहीं हो पाता तो छोड़ दो या एक्सेप्ट ही मत करो। इंडिपेंडेंसी रिक्वायर्ड बाय लॉ भी होती थी। सीए एक्ट काफी मिसकंडक्ट लगाता है, जैसे कल मेरे को वर्ड याद नहीं आ रहा था, मिसकंडक्ट बोलते हैं उसको। अब अगर मैंने आपको विजिटिंग कार्ड ऐसे बंटवाने शुरू कर दिए, मेरा विजिटिंग कार्ड, और मैंने विजिटिंग कार्ड के ऊपर लिख दिया जीएसटी एक्सपर्ट, ये एक मिसकंडक्ट है, तो सीए मेरे ऊपर, आईसीए मेरे ऊपर पेनल्टी लगा सकते हैं। तो आईसीए आपको क्या बोलता है, और कंपनीज एक्ट आपको क्या बोलता है, इंडिपेंडेंट रहो। प्रोफेशनल स्पेक्टिसिज्म हो गया था कल हमारा। एन एटीट्यूड दैट इंक्लूड्स अ क्वेश्चनिंग माइंड विच में बीइंग अलर्ट टू द कंडीशन which may indicate possible misstatement due to fraud or error and a critical assessment। तीन शब्द थे, क्वेश्चनिंग माइंड, बीइंग अलर्ट टू द कंडीशन और क्रिटिकल असेसमेंट। उसके बाद नेक्स्ट टॉपिक आपके पास है आज का एसे 210। यहाँ पे आप लिखोगे एसे 210। बताओ हमारे कितने ऐसे हो चुके हैं, ऐसे 220 ही हुआ है, या एसक्यूसी 1 उसका साथ ही था। एसक्यूसी 1 आपको सिलेबस में नहीं होते लेकिन टॉपिक में था तो हमने कर लिया, ठीक है। तो ऐसे 220 हो चुका है। 210, एग्रीइंग द टर्म्स ऑफ ऑडिट एंगेजमेंट। टर्म्स ऑफ ऑडिट एंगेजमेंट का मतलब होता है टर्म्स एंड कंडीशन। ऑडिट एंगेजमेंट का मतलब ऑडिट, तो ऑडिट की क्या टर्म्स एंड कंडीशन होती है। अगर मैं इसको सिंपली लिखूं, टर्म एंड कंडीशन ऑफ ऑडिट, किस किस में, ऑडिटर एंड क्लाइंट में।
टर्म्स एंड कंडीशन ऑफ ऑडिट बिटवीन ऑडिटर एंड क्लाइंट। तो इसके बाद है सबसे पहला स्टैंडर्ड का नेम क्या है 210 का, एग्रीइंग द टर्म्स ऑफ ऑडिट एंगेजमेंट। एग्रीइंग द टर्म्स ऑफ ऑडिट एंगेजमेंट, एक बार बोलोगे नाम। नंबर क्या है ऐसे 210, एग्रीइंग द टर्म्स ऑफ ऑडिट एंगेजमेंट। टर्म्स एंड कंडीशन का मतलब है ना, टर्म का मतलब है टर्म्स एंड कंडीशन, ऑडिट एंगेजमेंट का मतलब होता है ऑडिट, और एग्रीइंग उसके ऊपर एग्री कर रहे हो। भाई आपने इंटरनल ऑडिट करनी है, ठीक है, इतने दिनों में करनी है, ठीक है, फीस मैं इतनी दूंगा, ठीक है, ठीक है, आपके रीइंबर्समेंट का खर्चा मैं नहीं दूंगा। क्लाइंट अगर वहां पे आपके आर्टिकल वहां पे आते हैं तो उसको रोटी कौन खिलाएगा। तो ऐसी बड़ी सारी कंडीशंस होती हैं। स्कोप क्या रहेगा ऑडिट का, आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज क्या है, मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटीज क्या है। याद रखो, अब आपसे मैं एक क्वेश्चन पूछता हूँ, एग्जाम का बड़ा ही फेमस है, ये पूरे सिलेबस में चलता रहता है ये। राघव अगर आपको पता होगा तो आप नहीं बोलोगे, ठीक है। फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाने की रिस्पॉन्सिबिलिटी किसकी होती है। मैनेजमेंट। दो क्वेश्चन दे, दो चॉइसेस देता हूं मैं, मैनेजमेंट की या ऑडिटर की। मैनेजमेंट। फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाने की जिम्मेवारी मैनेजमेंट। एक बार फिर से मैं आपको सोचने के लिए कुछ 3-4 सेकंड्स देता हूँ। मैनेजमेंट की। तो मैनेजमेंट बाद में मुकर गए, कहते यार आप ऑडिटर किस लिए आए। मैनेजमेंट काउंटर अटैक कर रहा है आपके ऊपर, जो देंगे पता चेक करना सिर्फ उस चीज़ में बना के तो ही देंगे ना। तो लेकिन मैनेजमेंट वाले फिर भी जब आखिरी दिन था ना लास्ट डे, मैनेजमेंट वाले फिर भी मुकर गए। वही कह रहे हैं ट्रायल बैलेंस की फोटोकॉपी वाला। नहीं नहीं नहीं, ऐसा कुछ नहीं। तो वो कह रहे नहीं जी हमने थोड़ी बनाना था, आपको ऑडिटर रखा है तो आप बनाओगे ना। ऑडिटर तो चेक करने आया ना, बनाएंगे तो वही। पता कैसे लगेगा ऑडिटर चेक करने आया, वो तो आपको पता है ना। क्लाइंट और जब ऑडिटर आमने सामने बैठे हैं वो थोड़ी देखेगा हमने ऑडिट के चैप्टर में ये पढ़ा था। तो आईसीए की कोई कुछ भी लिखा है? नहीं वो भी कुछ नहीं लिखा हुआ, गूगल पे सर्च कर लो आज। वो भी नहीं लिखा हुआ, आता है? नहीं आया, करके देख लिया मैंने। तो उसको काउंटर अटैक कैसे करोगे। ऑडिटर की डेफिनेशन ही यही है कि उसने सिर्फ एग्जामिन करना है। मैनेजमेंट वाले कहते हैं यार हमें डेफिनेशन से लेना ही नहीं, कहते किताबों में थे ना 50 नंबर 60 नंबर आ गए आपके, बस बात खत्म। यहाँ पे आपने हमें बताया पहले दिन कि हमारी जिम्मेवारी है, हमें क्या पता। आप ऑडिटर हो, आपको पता है ना ऑडिट की डेफिनेशन में लिखा हुआ है, आईसीआई ने कुछ लिखा होगा। हम रहे बिजनेसमैन वाले लोग, हमें बिजनेस करना आता है। आप हमें बताओ, आपने हमें कब बताया है कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाने की जिम्मेवारी हमारी है। प्रैक्टिकली देखो ना, जब आप लोग आमने सामने टेबल पे बैठे हो, मैनेजमेंट वाले 15-16 लोग बैठे हैं, एक आप अकेले सीए, दो नुन्नू मुन्नू वो बैठे हैं आर्टिकल्स, वो भी वो देख रहे हैं कि कब इधर उधर करे मैं प्रिंट आउट निकाल लूं चोरी कर। नहीं सबके साथ होता है, इट हैपेंड विद मी, इट इज हैपनिंग विद अनुज, इट विल हैपन विद यू ऑल। तो तब आप क्या करोगे बोलोगे। बात तो देखो, अगर आप देखोगे मौके पे उनकी बात भी सही है। आपने हमें कब बताया कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट हमने बतानी है, हमने बनानी है। तो यही सारी चीजें ही तो आपकी टर्म्स ऑफ ऑडिट एंगेजमेंट में डिसाइड होंगी पहले दिन। जब आपकी अपॉइंटमेंट हो रही होगी ना बाय द कंपनी, तब आप एक टर्म्स और कंडीशन का लेटर बनाओगे जिसको बोलते हैं ऑडिट एंगेजमेंट लेटर। क्या बोलते हैं उसको, यानी कि ऑडिट एंगेजमेंट, एंगेजमेंट है अपॉइंटमेंट नहीं है। उसमें अपॉइंटमेंट की टर्म्स कंडीशन लिखी होंगी, आपके स्कोप की, और सबसे बड़ी बात आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी की। आप सीधा ना वहां पे पता क्या लिखते हो ऑडिट एंगेजमेंट लेटर, ऑडिटर देता है क्लाइंट को, आप सीधा ही लिखते हो टू प्रिपेयर द एफएस इज द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ मैनेजमेंट, टू मेंटेन द इंटरनल कंट्रोल इज रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ ऑडिटर। आप उस ऑडिट एंगेजमेंट लेटर पे लिखोगे और वो लेटर आप उनके मुंह पे मारोगे और कहोगे साइन कर, एक कॉपी अपने पास रख, एक कॉपी हमारे पास। फिर आखिरी दिन अगर आप मुकरे, कागजी कार्यवाही फिर हमारे पास है, हम तो डॉक्यूमेंट के वैसे ही बड़े पक्के होते हैं ना। तो यही सब कुछ आपको बताता है ऐसे 210। तो यहाँ पे अपने पास जगह ऊपर तो नहीं है ना, एक यहाँ पे मैं कहीं पे बना लेता हूँ, ठीक है, आप लोग भी बना लेना। ऑडिटर जो देता है वो देगा क्लाइंट को, ऑडिट कहीं पे भी साइड पे जगह बना लो।
audit engagement letter where all term and condition is written. ऑडिटर दे रहा है क्लाइंट को ऑडिट एंगेजमेंट लेटर वेयर ऑल टी एंड सी इज रिटन। सर जल्दी चलो, है ना। आगे पहला, हर स्टैंडर्ड में ना सबसे पहला टॉपिक आता है आपका ऑब्जेक्टिव या फिर स्कोप। हर स्टैंडर्ड में आपको 25 स्टैंडर्ड है, 25 स्टैंडर्ड में सबसे पहला टॉपिक होता है ऑब्जेक्टिव या स्कोप, आखिरी टॉपिक होता है उस स्टैंडर्ड की डॉक्यूमेंटेशन। तो सबसे पहले ऑब्जेक्टिव देखते हैं कि ये स्टैंडर्ड बनाया ही क्यों आईसीएआई ने। ऑब्जेक्टिव ऑफ द ऑडिटर इज टू एक्सेप्ट करो ऑडिटर या फिर कंटिन्यू करो। ये कल भी अपन ने देखा था, एक्सेप्ट होता है न्यू के लिए, कंटिन्यू होता है एग्जिस्टिंग के लिए, ओल्ड के लिए। ठीक है, द ऑब्जेक्टिव ऑफ द ऑडिटर इज टू एक्सेप्ट और कंटिन्यू द ऑडिट एंगेजमेंट ओनली व्हेन द बेसिस अपॉन विच इट इज टू बी परफॉर्म्ड हैज बीन एग्रीड। कह रहे हैं जिस बेसिस पे ना, व्हेन द बेसिस, जिस बेसिस पे इट इज टू बी परफॉर्म्ड, यानी कि ऑडिट करी जाएगी, वो एग्री कर देने चाहिए। तो क्या क्या है थ्रू द, सबसे पहले आपको देखना होता है क्या प्री कंडीशन एग्जिस्ट करती हैं कि नहीं करती। कुछ प्री कंडीशंस होती हैं भाई एग्रीमेंट या अपॉइंटमेंट के टाइम पे, कि हम कुछ प्री कंडीशन बताएंगे, सीए कहता है, हो सकता है वो भी बताए, कुछ प्री कंडीशंस हम बताएंगे, वो फुलफिल हैं तभी हम ऑडिट को एक्सेप्ट या फिर कंटिन्यू करेंगे। दूसरा, क्या हमारी कॉमन अंडरस्टैंडिंग है, देयर इज ए कॉमन अंडरस्टैंडिंग ऑफ द टर्म्स बिटवीन द ऑडिटर एंड मैनेजमेंट। तो ये दो चीजें जब फुलफिल होंगी तब ही हम ऑडिट को एक्सेप्ट या कंटिन्यू करेंगे। कौन सी दो कंडीशन? पहला, क्या प्री कंडीशन एग्जिस्ट करती हैं, ऑडिटर ये पूछ रहा है, और ऑडिटर पूछ रहे हैं या समझ लो ऐसे पूछ रहे हैं, क्या प्री कंडीशन आप दोनों में प्रेजेंट है। प्री कंडीशन क्या होती है, देखो नीचे आ जाएगा सेकंड टॉपिक अगर आप देखोगे, क्या प्री कंडीशन एग्जिस्ट है। दूसरा, क्या दोनों पार्टीज में, दो पार्टीज कौन कौन, क्लाइंट एंड ऑडिटर, उनमें कॉमन अंडरस्टैंडिंग है कि नहीं है। अब देखते हैं प्री कंडीशंस होती क्या है। प्री कंडीशन की ये डेफिनेशन है एज पर एसए 210। प्री कंडीशन क्या है, यूज बाय मैनेजमेंट, ये जो एरो वाला है ना बॉक्स वाला वो पढ़ रहा हूँ। प्री कंडीशंस क्या होती हैं, यूज बाय द मैनेजमेंट ऑफ एन एक्सेप्टेबल फाइनेंशियल रिपोर्टिंग फ्रेमवर्क। फाइनेंशियल रिपोर्टिंग फ्रेमवर्क का मतलब फॉर एग्जांपल शेड्यूल 3 बैलेंस शीट जो मैनेजमेंट यूज करती है। अभी मैंने आपको क्या बताया, फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाने की रिस्पॉन्सिबिलिटी किसकी होती है, मैनेजमेंट का है। हमें टी शेप वाली बैलेंस शीट आती है, हमें तरुण सर ने +1 में बड़े अच्छे से समझाई थी, वो बना ले, आपकी मर्जी से थोड़ी चलेगा। एक्सेप्टेबल फाइनेंशियल रिपोर्टिंग फ्रेमवर्क, यानी कि जो प्रेजेंटेशन, जो फ्रेमवर्क आपको डिसाइडेड है, जो आपकी कंपनी के ऊपर लगता है, वही यूज करे मैनेजमेंट इन द प्रिपरेशन ऑफ एफएस, यानी कि शेड्यूल 3 बैलेंस शीट का फॉर्मेट ये है पूरा, शेड्यूल 3 बैलेंस शीट का फॉर्मेट। द यूज बाय मैनेजमेंट ऑफ एन एक्सेप्टेबल फाइनेंशियल रिपोर्टिंग फ्रेमवर्क इन द प्रिपरेशन ऑफ एफएस एंड द एग्रीमेंट of the management to the premise on which audit is conducted and the agreement, ये शब्द है, premise का मतलब है basis, and the agreement of the management to the premise on which audit is to be conducted, यानी कि आप देखोगे हम दोनों में क्या basis, क्या agreement डिसाइड हुआ, किस basis पे मैंने ऑडिट करनी है। एक बार फिर से, यूज बाय मैनेजमेंट ऑफ एन एक्सेप्टेबल फाइनेंशियल रिपोर्टिंग फ्रेमवर्क, यूज बाय द मैनेजमेंट, सब कुछ ही मैनेजमेंट यूज करता है। यस, ऑलमोस्ट सारी चीजें मैनेजमेंट यूज करती है। ऑडिटर, जैसे आप लोगों ने मुझे बताया था, ऑडिटर तो चेक करता है। द यूज बाय मैनेजमेंट ऑफ एन एक्सेप्टेबल फाइनेंशियल रिपोर्टिंग फ्रेमवर्क इन द प्रिपरेशन ऑफ एफएस एंड द एग्रीमेंट अपॉन विच एंड द एग्रीमेंट ऑफ मैनेजमेंट टू द प्रीमाइस ऑन विच ऑडिट इज कंडक्टेड। इसको आप चाहे सिंपल टर्म में लिख सकते हो, ये थर्ड वाले को, एंड द एग्रीमेंट अपॉन विच ऑडिट इज टू बी कंडक्टेड। ठीक है, तो देखते हैं प्री कंडीशंस होती कौन कौन सी हैं। ये तो प्री कंडीशंस की डेफिनेशन थी ना, तो प्री कंडीशन क्या होती हैं, ये है वेदर द प्री कंडीशन आर प्रेजेंट। तो ऑडिटर देखता है क्या प्री कंडीशन है, ऑडिटर मतलब ये सारा कुछ वेरीफाई करता है अपॉइंटमेंट के टाइम पे। वेदर द प्री कंडीशन फॉर एन ऑडिट आर प्रेजेंट, ऑडिटर शेल, तो ऑडिटर क्या करेगा, पहले तो ऑडिटर डिटरमाइन करेगा क्या वो एफआरएफ एक्सेप्टेबल है, यानी कि वो शेड्यूल 3 के बैलेंस शीट के शेड्यूल 3 के फॉर्मेट के अकॉर्डिंग बैलेंस शीट बना रहे हैं कि नहीं।
फर्स्ट क्या है प्री कंडीशन, कौन कंसीडर कर रहा है, चेक कर रहा है, ये ऑडिटर। तो ऑडिटर सबसे पहले देखेगा वेदर एफआरएफ इज एक्सेप्टेबल, यानी कि शेड्यूल 3 के अकॉर्डिंग बैलेंस शीट बना रहे हो। दूसरा, ऑब्टेन एन एग्रीमेंट ऑफ मैनेजमेंट, ऑडिटर शैल ऑब्टेन एन एग्रीमेंट ऑफ मैनेजमेंट, मैनेजमेंट से एक एग्रीमेंट लिखवा के ले लेगा, एंड दैट इट एक्नॉलेज, और उसको बोलेगा भाई लिख के दे, एक्नॉलेज करो इसको, क्या, अंडरस्टैंड इट्स रिस्पॉन्सिबिलिटी फॉर द फॉलोइंग, मुझे लिख के दो और एक्नॉलेज करो कि एफएस को एफआरएफ के अकॉर्डिंग बनाने की जिम्मेवारी आपकी, इंटरनल कंट्रोल को लगाने की जिम्मेवारी आपकी। प्रोवाइड द ऑडिटर, ऑडिटर को आप दोगे क्या, सारी इंफॉर्मेशन, सारे रिकॉर्ड्स, सारी एडिशनल इंफॉर्मेशन, सारा अनरिस्ट्रिक्टेड एक्सेस। अनरिस्ट्रिक्टेड एक्सेस का मतलब समझते हो? नहीं, उसका मतलब है कि ऑडिटर को बिना रोके टोके अपना कंप्यूटर चलाने देना, सारी बुक्स वगैरह देखने देना, तभी तो मैं ऑडिट कर पाऊंगा। एक्सेस का मतलब होता है देखने देना, अनरिस्ट्रिक्टेड मतलब विदाउट एनी रिस्ट्रिक्शंस। तो ये ऑडिटर अपॉइंटमेंट के टाइम पे लिखवा रहा होता है मैनेजमेंट से। पहला, प्री कंडीशन एग्जिस्ट है या नहीं है, ऑडिटर क्या करेगा उसके लिए, ऑडिटर पहला करेगा क्या एफआरएफ एक्सेप्टेबल है कि नहीं। दूसरा, ऑब्टेन एन एग्रीमेंट ऑफ मैनेजमेंट एंड एक्नॉलेज एंड अंडरस्टैंड द रिस्पॉन्सिबिलिटी, उन्हीं को समझा के आएगा, अंडरस्टैंड योर रिस्पॉन्सिबिलिटी। एफएस बनाने की जिम्मेवारी आपकी, एफआरएफ के अकॉर्डिंग, इंटरनल कंट्रोल लगाने की जिम्मेवारी आपकी। प्रोवाइड द ऑडिटर, ऑडिटर को प्रोवाइड करना है क्या, सारी इंफॉर्मेशन, सारी एडिशनल इंफॉर्मेशन जो आपने नहीं दी मैं मांग सकता हूं, और सारा एक्सेस। ये टॉपिक आपका 3 में से एक बार तो पेपर में आ ही जाता है, इसको आप लिखोगे वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, स्टार मार्क करोगे। अदर फैक्टर्स क्या हैं, अगर प्री कंडीशन आर नॉट प्रेजेंट, प्री कंडीशन प्रेजेंट नहीं है, यानी कि वो शेड्यूल 3 को फॉलो नहीं कर रहे, या मैनेजमेंट को अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी पता नहीं लग रही, तो डिस्कस कर लेंगे मैनेजमेंट के साथ। ऑडिट तो हम भी नहीं हाथ से जाने देंगे ना, सीए के पॉइंट ऑफ व्यू से सोचो। यहां तक हमें क्या लग रहा है, देखो ऑडिट की किताब में आपको लगेगा 3 महीनों में कि ऑडिटर ही राज्य है, जबकि राज्य क्लाइंट है। ऑडिटर तो कहेगा बताओ सर क्या करना है, किताबी बातें छोड़ो, वो तो सीए में पढ़ा ही छोड़ो। किताबों में हमें क्या लग रहा है, ऑडिटर करेगा, ये करेगा, वो करेगा। ऑडिटर लेकिन ऐसे होता है, सर आप बताओ क्या करना है, बस पैसे टाइम पे पहुंच जाए, टीडीएस कटे भी ना, टीडीएस काटना है तो भी काट लेना, पैसे पहुंच जाए, आप बताओ क्या करना है। एफआरएफ नहीं है, कोई बात नहीं सर हम करवा देंगे, हम किस लिए। प्रैक्टिकल लाइफ में हाथ ऑडिटर जोड़ता है, किताब में हाथ क्लाइंट जोड़ता है। तो अगर प्री कंडीशन एक्सेप्ट नहीं है, ऑडिटर डिस्कस करेगा मैटर मैनेजमेंट के साथ, जिस टाइम डिस्कशन होगी तो कॉम्प्रोमाइज होंगे। कॉम्प्रोमाइज कौन करेगा, ऑडिटर। ऑडिटर शैल नॉट एक्सेप्ट, ये नहीं होता कभी, ऑडिटर शैल नॉट एक्सेप्ट द प्रपोज्ड ऑडिट इफ द ऑडिटर हैज डिटरमाइंड एफआरएफ इज अनएक्सेप्टेबल, क्योंकि आपने पहली प्री कंडीशन क्या पढ़ी थी, एफआरएफ शुड बी एक्सेप्टेबल। नहीं है तो कह रहे हैं ऑडिट एक्सेप्ट नहीं करेंगे ऑडिटर। किताबों में तो अपन ऐसे चलना है, प्रैक्टिकल लाइफ को भूल जाना, ठीक है। और मैनेजमेंट अगर एग्री नहीं कर रही तब भी ऑडिटर एक्सेप्ट नहीं करेगा, ठीक है। 2 सिनेरियोज हैं, अगर प्री कंडीशन प्रेजेंट नहीं हुई तो मैटर डिस्कस कर लेंगे मैनेजमेंट के साथ। दूसरा, हम एक्सेप्ट नहीं करेंगे किन 2 केसेस में, अगर एफआरएफ एक्सेप्टेबल नहीं है, दूसरा मैनेजमेंट अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी को एग्री नहीं कर रहा। हमने उसको कौन सी 3 रिस्पॉन्सिबिलिटी बोली थी, एफएस बनाने की जिम्मेवारी, इंटरनल कंट्रोल लगाने की जिम्मेवारी, और वो एक्सेस वगैरह, इंफॉर्मेशन, एडिशनल इंफॉर्मेशन, अनरिस्ट्रिक्टेड एक्सेस। हाँ, आगे है एग्रीमेंट ऑन एंगेजमेंट टर्म्स। एग्रीमेंट कर रहे हैं हम एंगेजमेंट टर्म्स के ऊपर, तो क्या क्या टर्म्स हो सकती हैं। पॉइंट नंबर एज पर ऐसे 10, ऑडिटर शैल एग्री द टर्म्स, ठीक है। किसके साथ, विद द मैनेजमेंट और टीसीडब्ल्यूजी। मैनेजमेंट होता है सीईओ सीओएफओ वाले लोग, टीसीडब्ल्यूजी होते हैं जो मैनेजमेंट के भी ऊपर होते हैं, यानी कि सीधा एमडी, चेयरमैन, ये वाले लोग। तो सबसे पहला है कि ऑडिटर सारी टर्म्स किसके साथ एग्री करेगा, मैनेजमेंट के साथ या फिर टीसीडब्ल्यूजी के साथ। शैल बी रिकॉर्डेड, सर्कल करो, रिकॉर्डेड इन एन ऑडिट एंगेजमेंट लेटर। और उसमें क्या क्या लिखा जाएगा, इट शैल इंक्लूड, पहला
कि हमारी ऑडिट का ऑब्जेक्टिव या स्कोप क्या है। लिखो इसको, फॉर एग्जांपल इंटरनल ऑडिट और स्टॉक ऑडिट, इंटरनल ऑडिट ऑब्लिक स्टॉक ऑडिट, यानी कि हम कंपनी में इंटरनल ऑडिट करने आए हैं कि स्टॉक ऑडिट करने आए हैं। मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है, बी को लिखो मेरी, सी को लिखो तेरी, यहाँ पे मेरी तेरी चलेगी। मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है, तेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है। आइडेंटिफिकेशन ऑफ एप्लीकेबल एफआरएफ, तो हम आपस में पहचानेंगे ना कि आपके ऊपर शेड्यूल 3 की बैलेंस शीट लग रही है कि सिंपल +1 2 वाली टी शेप वाली लग रही है। और 5वां है रेफरेंस टू एक्सपेक्टेड फॉर्म एंड कंटेंट ऑफ एनी रिपोर्ट, तो ई पॉइंट के साइड पे लिखो, पहले डी पॉइंट के साइड पे लिखो आइडेंटिफिकेशन ऑफ एफआरएफ, डी पॉइंट के साइड पे आइडेंटिफिकेशन ऑफ एफआरएफ, और ई पॉइंट के साइड पे लिखो डिसाइड द, ई पॉइंट के साइड पे डिसाइड द कंटेंट ऑफ ऑडिट रिपोर्ट, कंटेंट ऑफ एनी रिपोर्ट, सॉरी कंटेंट ऑफ एनी रिपोर्ट। ऑडिट रिपोर्ट एक्चुअली फिक्स होता है उसका फॉर्मेट, इसलिए देखो जो ऑडिट रिपोर्ट होती है ना उसका फॉर्मेट फिक्स होता है। कौन फिक्स करता है, आईसीएआई ने ऐसे 700 सीरीज में फिक्स किए हुए हैं। जब लॉ ने फिक्स किए हुए हैं, क्या फिर आप उसको फिक्स कर सकते हो, नहीं। तो इसलिए यहाँ पे मैंने ऑडिट को कटवा के एनी लिखवा दिया। बाई चांस आपको कोई और रिपोर्ट देनी पड़ जाए, जैसे इंटरनल ऑडिट रिपोर्ट है, उसका कोई फॉर्मेट फिक्स नहीं होता, क्योंकि इंटरनल ऑडिट जो है वो कंपलसरी नहीं होती। जब कंपलसरी नहीं है तो लॉ उस पर कोई फॉर्मेट देगा नहीं, तो जब नहीं देगा तो आपस में डिसाइड कर लेना कि इस फॉर्म में ऐसे ऐसे कंटेंट डाल देंगे। आगे नोट है, इफ लॉ एंड रेगुलेशन प्रिस्क्राइब द टर्म्स ऑफ ऑडिट एंगेजमेंट, लॉ और रेगुलेशन, L&R का मतलब होता है लॉ एंड रेगुलेशन। किसी लॉ ने बताई हुई है टर्म्स ऑफ ऑडिट एंगेजमेंट, देन द ऑडिटर नीड नोट रिकॉर्ड देम इन राइटिंग। लॉ और रेगुलेशन ने बताई हुई है तब आपको जरूरत नहीं है। एक्सेप्ट वाले के बाद आप छोड़ भी सकते हो, मतलब एक्सेप्ट यहाँ पे ये बताया हुआ कि हाँ बस फिर उस लॉ रेगुलेशन को फॉलो करते रहना, तभी तो आप राइटिंग में उसको लिख नहीं रहे। वरना आपने ऊपर सबसे पहले क्या लिखा था, देखो सेकंड लाइन में रिकॉर्ड, ये रिकॉर्डेड लिखा था ना। और यहाँ पे कह रहे हैं कि लॉ रेगुलेशन ने कोई फिक्स्ड फॉर्मेट दे दिया है, फिर उसको मत लिखो, लेकिन बकायदा उस लॉ रेगुलेशन को फॉलो करते चले जाना। ये क्या टॉपिक था, ये था एग्रीमेंट। किसके ऊपर एग्रीमेंट, आपकी एंगेजमेंट टर्म्स के ऊपर। इसके अंदर पहला था ऑडिटर एग्री करेगा विद द मैनेजमेंट एंड TCWG। दूसरा था सारी टर्म्स को लिख लेंगे। तीसरे में क्या था, क्या क्या है, ऑब्जेक्टिव और स्कोप है कि आप इंटरनल ऑडिट कर रहे हो या स्टॉक ऑडिट या स्टैट्यूटरी ऑडिट। फिर मेरी, फिर तेरी। मेरी कौन, ऑडिटर। मैं अपने ना यहाँ पे पूरे सिलेबस में 3 बार या 2 बार आएगा ऐसे तेरी मेरी। तो जब आप मेरी बात करेंगे ना, मेरी मतलब हम ऑडिटर की बात करेंगे, पहले मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी भी लिख देंगे आप उस कागजों पे, फिर तेरी भी। चौथे में एप्लीकेबल एफआरएफ आइडेंटिफाई करना, और आखिरी है फॉर्म और कंटेंट ऑफ एनी रिपोर्ट। और अगर लॉ और रेगुलेशन कुछ बता देता है तो उसको राइट मत करना, रिकॉर्ड मत करना। 4 टॉपिक है लिमिटेशन ऑन स्कोप प्रायर टू ऑडिट एंगेजमेंट एक्सेप्टेंस। अगले पेज पे कंटिन्यू है ये टॉपिक, इसको ना लिख देना। तो भी कंटिन्यू, हाँ, मतलब हेडिंग भी अगले पेज पे जा रही है। जो छोटे होते लिख देते थे PTO। थोड़ी IT वीक है मेरी, यहाँ से आपको पता चल रहा होगा। तो लिमिटेशन ऑन स्कोप यानी कि प्रायर टू ऑडिट एंगेजमेंट एक्सेप्टेंस। देखना हेडिंग समझ में आती है आपको। ऑडिट एक्सेप्ट करने से पहले लिमिटेशन ऑन स्कोप। लिमिटेशन ऑन स्कोप का मतलब सर ऑडिटर की पावर नहीं कर सकते, रिस्ट्रिक्शंस। ऑडिटर की पावर को रिस्ट्रिक्शंस में कर रहे हो, उनको रिस्ट्रिक्ट कर रहे हो। लिमिटेशन का मतलब होता है रोकना, रिस्ट्रिक्ट करना उनकी पावर को। इफ मैनेजमेंट और TCWG इम्पोज द लिमिटेशन ऑन द स्कोप ऑफ ऑडिटर्स वर्क, यानी कि ऑडिटर की पावर को आप रोक रहे हो, या आप ऑडिटर को खुद कह रहे हो कि भाई ऐसे कर दियो, एंड ऑडिटर बिलीव्स, और ऑडिटर को लगता है लिमिटेशन विल रिजल्ट इन ऑडिटर डिस्क्लेमिंग द ओपिनियन। इसको लिखो मोस्ट डेंजरस ऑडिट रिपोर्ट।
मोस्ट डेंजरस ऑडिट रिपोर्ट। 4 तरीके की टोटल रिपोर्ट होती है, एक होती है क्लीन, एक होती है मॉडिफाइड। मॉडिफाइड में मतलब मॉडिफाई में विलेन, मॉडिफाई मतलब एक विलेन हो गया ना, तो विलेन की अलग अलग कैटेगरीज हैं। डिस्क्लेमर ऑफ ओपिनियन। तो अगर ऑडिटर को लगता है कि इस लिमिटेशन की वजह से ना लास्ट में मेरे को डिस्क्लेमर ऑफ ओपिनियन देना पड़ जाएगा, क्या देना पड़ जाएगा? ओपिनियन देना पड़ रहा है, लेकिन डिस्क्लेमर, डिस्क्लेमर का मतलब होता है ये सबसे खतरनाक होता है। इसमें होता है क्या, मैं आपको बता देता हूँ। इस वाले में ये होता है कि आपको एविडेंसेस भी नहीं मिल रहे, प्लस उसके रिजल्ट भयानक प्लस और भयानक हो सकते हैं, मतलब उसके रिजल्ट मिसस्टेटेड हो सकते हैं प्लस और भी डेंजरस। तो देखा जाए तो एक तो आपको एविडेंसेस नहीं दिए उन्होंने, पहली बात तो आप वहां से प्रिडिक्ट ही नहीं कर सकते। फिर आपने थोड़ी प्रिडिक्शन लगाई और आपने बोला कि जो ये एविडेंस नहीं दे रहा ना, वहीं पे छुपा हुआ इतना बड़ा राज कि कल को इवन कंपनी बंद हो सकती है, विजय माल्या भाग सकता है, मतलब ये सिनेरियोज है। तो ये मोस्ट डेंजरस ऑडिट रिपोर्ट होती है। तो लिमिटेशंस की वजह से आप ये सोच रहे हो, बैठे बैठे आप अपने ये बादल बनाने लग गए सोच के कि ये तो अगर इसने मेरे को ये नहीं दिया, कल को तो डिस्क्लेमर ऑफ ओपिनियन हो सकती है, तो मैं ऑडिट ही नहीं एक्सेप्ट करता। सबसे बड़ा टूल यही है। फिर मैं अनलेस रिक्वायर्ड बाय लॉ रेगुलेशन, अगर लॉ रेगुलेशन बीच में कुछ कहते हैं फिर तो ठीक है, लॉ एंड रेगुलेशन सर्वोधर्म है, उनसे ऊपर तो कुछ है ही नहीं। अदरवाइज आई विल नॉट एक्सेप्ट द ऑडिट। क्यों? क्योंकि कल को इससे सिर्फ मॉडिफिकेशन नहीं जा रही, मॉडिफिकेशन में भी 3 कैटेगरीज होती हैं और ये हाईएस्ट कैटेगरी पे पहुंच जाएगा मेरा। तो अगर लिमिटेशन आती है तो आप ऑडिट एक्सेप्ट नहीं करोगे। नेक्स्ट आपके पास है एक्सेप्टेंस ऑफ चेंज इन टर्म्स ऑफ ऑडिट एंगेजमेंट। गलतियां इंसानों से हो सकती हैं। नंबर 2, सिचुएशंस चेंज हो सकती हैं। गवर्नमेंट ने प्लास्टिक बैन कर दिया चंडीगढ़ में, आज से गवर्नमेंट ने यहाँ पे वो ठेले वाले हटा दिए सारे, पता लग गया होगा आज आपको, है ना? तो 17 में आए हैं कि हटाए हैं? नहीं, आ गए थे शाम को। अच्छा, शाम को आ गए थे, वहां से भी हटाए थे, हटा दिए उन्होंने। तो 22 से हटा दिए, ठीक है, 32 से हटा दिए। तो सोच के देखो, किसी दुकान वाले के सामने या फिर किसी भी चंडीगढ़ की म्यूनसिपैलिटी से उन्होंने एक तारीख को ही अभी 4000 का लाइसेंस लिया था। देखो ठेले वाले बैठते हैं उनके लिए तो 4000 ही बहुत बड़ी चीज है, तो उन्होंने 4-5 हजार का लाइसेंस लिया और आज 6 तारीख को रिजल्ट, मतलब एक लॉ पास हुआ, ठेले वाले लगे नहीं सकते, उनका पैसा वो गया, बस अब गया, लाइसेंस फीस में गया। तो कहीं ना कहीं टर्म्स और कंडीशन चेंज हो सकती है ना। या अगर उन्होंने किसी दुकानदार से कॉन्टैक्ट किया हो, 6000 रुपये हमने दे दिए पहली तारीख को, हमने बोला देखो लो बीच में आ गया, अब हमें 6 दिन के पैसे काट लो, बाकी तो दो। तो टर्म्स और कंडीशन ड्यूरिंग द ऑडिट चेंज हो सकती है कि नहीं हो सकती? हो सकती है, वो ये टॉपिक है। तो सबसे पहले रीजन फॉर चेंजिंग द टर्म्स, क्या क्या मतलब क्यों क्लाइंट और ऑडिटर को, ठीक बोला मैंने, क्लाइंट और ऑडिटर, ओके, क्लाइंट और कौन होता है? फिर बोलो ना, बोलो कौन कौन 2 पार्टीज होती हैं? क्लाइंट और ऑडिटर। उनमें अगर कोई टर्म चेंज होती है किस रीजन की वजह से, अगर तो सर्कमस्टांसेस ही चेंज हो गई। दूसरा, कोई मिसअंडरस्टैंडिंग हो गई थी स्टार्टिंग में कि मैंने ये सर्विस देनी है कि वो सर्विस देनी है, उसने हमें बोला था स्टॉक ऑडिट, हम उसको स्टैट ऑडिट समझ बैठे थे, मिसअंडरस्टैंडिंग हो गई किसी भी टर्म्स एंड कंडीशन की। या फिर वो हमारे स्कोप के ऊपर रिस्ट्रिक्शंस डाल रहे हैं, तो उस वजह से भाई मेरे को टर्म्स और कंडीशन चेंज करने की नौबत आ गई। किन 3 वजह से? सर्कमस्टांसेस चेंज हो रहे हैं, मिसअंडरस्टैंडिंग द टर्म्स हो सकती है बिटवीन द 2 पार्टीज, या फिर आप मेरे स्कोप के ऊपर रिस्ट्रिक्शंस लगा रहे हो। इन 3 वजह से आप मतलब कि टर्म्स और कंडीशन को चेंज कर सकते हो। आगे पॉइंट्स ऑडिटर शुड कंसीडर व्हाइल एक्सेप्टिंग द चेंज। अगर मैनेजमेंट वाले आपको कहते हैं चेंज करते टाइम, तो आपके पास ऑडिटर क्या क्या करेगा? इफ बिफोर द कंप्लीशन ऑफ ऑडिट एंगेजमेंट, ऑडिट हुई नहीं है, बिफोर द कंप्लीशन, ऑडिट से पहले ही क्लाइंट आपको बोलता है, क्लाइंट रिक्वेस्ट द ऑडिटर टू चेंज द ऑडिट एंगेजमेंट विच प्रोवाइड लोअर लेवल ऑफ एश्योरेंस। ऑडिट अभी खत्म नहीं हुई, उसी के बीच में क्लाइंट आपके पास है या मैनेजमेंट कह रहे हैं यार थोड़ी सी टर्म और कंडीशन चेंज कर दो, लेकिन उससे आपको क्या लग रहा है, जितना आपने ओपिनियन देना था ना, फॉर एग्जांपल 100%, इसकी वजह से सिर्फ आप 90% एक्यूरेसी दे पाओगे, लोअर लेवल ऑफ एश्योरेंस दे पाओगे, देन ऑडिटर शुड कंसीडर इट्स एप्रोप्रिएटनेस। देखेगा कि अगर जेन्युइन है तो कर लूंगा, अदरवाइज नहीं। फर्स्ट के साइड पे लिखो लोअर लेवल ऑफ एश्योरेंस।
ऑडिटर सेकंड है बी पार्ट, ऑडिटर वुड कंसीडर केयरफुली द रीजन गिवन फॉर द रिक्वेस्ट, पर्टिकुलरली द रिस्ट्रिक्शंस ऑन एनी स्कोप ऑफ एंगेजमेंट, स्पेशली एनी लीगल और कॉन्ट्रैक्चुअल इम्प्लीकेशन। तो ऑडिटर ध्यान से कंसीडर करेगा और लास्ट में देखेगा क्या मेरी कोई लीगल या कॉन्ट्रैक्चुअल इम्प्लीकेशन तो नहीं बन रही उससे। लीगल इम्प्लीकेशन का मतलब होता है एज पर लॉ तो मेरी कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं बन रही है एज पर कॉन्ट्रैक्ट, तो बी में वो देखेंगे। तीसरे में है मैं देखूंगा क्या रीजनेबल जस्टिफिकेशन दे रहे हैं मुझे कि नहीं दे रहे, क्योंकि यहाँ पे क्या कर रहे हैं, क्लाइंट बोल रहा है ऑडिटर को टर्म्स और कंडीशन चेंज करने के लिए, तो तीसरे में मैं देखूंगा रीजनेबल जस्टिफिकेशन है कि नहीं है। फोर्थ, ऑडिटर क्या करेगा, रिकॉर्ड द न्यू टर्म्स, अगर टर्म्स और कंडीशन चेंज करते हो तो ऑडिटर सभी को दोबारा रिकॉर्ड करेगा। पांचवें में आपके पास है अगर ऑडिटर कंक्लूड करता है देयर इज अ रीजनेबल जस्टिफिकेशन टू चेंज द एंगेजमेंट एंड इफ द ऑडिट वर्क परफॉर्म्ड कंप्लाइड विद एसेस applicable to change engagement, the report issued would be appropriate for the revised terms, यानी कि जो फिर आप लास्ट में रिपोर्ट इश्यू करोगे रिवाइज टर्म के अकॉर्डिंग इश्यू करना, क्योंकि टर्म्स तो चेंज हो गई ना। तो पहले पॉइंट में क्या था, लोअर लेवल ऑफ एश्योरेंस, तो उसकी एप्रोप्रिएटनेस चेक करोगे। बी पार्ट में लिखो साइड पे केयरफुली कंसीडर द रीजन, बी पार्ट के साइड पे लिखो केयरफुली कंसीडर द रीजंस। रीजनेबल जस्टिफिकेशन, थर्ड पार्ट में रीजनेबल जस्टिफिकेशन। फोर्थ के साइड पे लिखोगे रिकॉर्ड द न्यू टर्म्स, रिकॉर्ड द न्यू टर्म्स। और फिफ्थ के साइड पे लिखोगे आप ऑडिट रिपोर्ट, ऑडिट रिपोर्ट एज पर रिवाइज्ड टर्म्स, ऑडिट रिपोर्ट एज पर रिवाइज्ड टर्म्स। रिवाइज्ड टर्म्स का मतलब न्यू टर्म्स, ठीक है। तो 5 पॉइंट है जो आपको ध्यान में रखने हैं। क्या क्या पॉइंट है, सबसे पहला अगर तो टर्म्स चेंज करने की वजह से आपका लोअर लेवल ऑफ एश्योरेंस आई तो उसकी एप्रोप्रिएटनेस चेक करोगे। दूसरे में आपके पास है केयरफुली कंसीडर करोगे सारे फैक्ट्स को। तीसरा अगर रीजनेबल जस्टिफिकेशन नहीं होगी तो आप एक्सेप्ट नहीं करोगे। चौथा अगर टर्म्स और कंडीशन आपने एक्सेप्ट कर ली, न्यू टर्म्स और कंडीशन को आप रिकॉर्ड करोगे। और पांचवा है आपके पास जो भी आपने ऑडिट रिपोर्ट इश्यू करनी है लास्ट में उसको आप क्या करोगे, न्यू टर्म्स और कंडीशन के अकॉर्डिंग इश्यू करोगे। इन ऑर्डर टू अवॉइड द कंफ्यूजन द रिपोर्ट वुड नॉट इंक्लूड, कह रहे हैं कि ये चीज जो है ना कंफ्यूजन से बचे रहना। इन ऑर्डर टू अवॉइड द कंफ्यूजन रिपोर्ट वुड नॉट इंक्लूड रेफरेंस टू ओरिजिनल एंगेजमेंट। ऑब्वियस है, अब ये मत लिखने देना अगर मैं पहले करता तो ये करता, अब मैं ये कर रहा हूँ, बस सीधा लिख देना अब मैं ये कर रहा हूँ। या फिर कोई भी प्रोसीजर जो ओरिजिनल एंगेजमेंट में था, यानी कि पिछले वाले को अपनी ऑडिट रिपोर्ट में मत डालना। समझ में आ गया। टर्म्स और कंडीशन के बाद अगर आप रिपोर्ट इश्यू कर रहे हो न्यू टर्म्स और कंडीशन के अकॉर्डिंग कर रहे हो तो उसी को लिखना, बस ये मत कहना कि पीछे वाली ये थी। तीसरा पॉइंट वेरी इंपॉर्टेंट, स्टार मार्क करो, एग्जाम में आ चुका है, ई डालोगे आप इसको। व्हेन ऑडिटर इज अनएबल टू एक्सेप्ट, इसको सर्कल भी करोगे अनएबल टू एक्सेप्ट को। इफ द ऑडिटर इज अनएबल टू एक्सेप्ट द चेंजेस, या फिर डिसएग्री कर रहा है विद द चेंजेस। इफ द ऑडिटर इज अनएबल टू एग्री एंड नॉट परमिटेड बाय मैनेजमेंट टू कंटिन्यू द ओरिजिनल ऑडिट एंगेजमेंट, तो ऑडिटर क्या करेगा, या तो वो छोड़ के चला जाएगा, फिर वो देखेगा क्या मेरी कोई ऑब्लिगेशन रहती है, या दो तरह की ऑब्लिगेशन होती हैं, या लीगल या कॉन्ट्रैक्चुअल। लीगल ऑब्लिगेशन कानून की नजरों में, कॉन्ट्रैक्चुअल आपस में हम दोनों में। तो अगर ऑडिटर क्या चीज को एक्सेप्ट नहीं करता, चेंजेस को, तो वो दो चीजें देखेगा, या तो छोड़ के चला जाएगा क्योंकि अनएबल टू एक्सेप्ट है ना, वो चेंजेस को एक्सेप्ट नहीं कर रहा और कोई सहारा ही नहीं है, तो आप छोड़ के चले जाएंगे, या फिर आप देखेंगे क्या मेरी कोई ऑब्लिगेशन तो नहीं रहती। नेक्स्ट आपके पास है रेकरिंग ऑडिट।
रैकरिंग ऑडिट का मतलब क्या होता होगा? रैकरिंग का मतलब जो है ना, बार बार रिपीट। रिपीट। तो आप यहाँ पे लिखोगे रैकरिंग ऑडिट यानी कि रिपीट या बार बार, है ना। लिखो। कृतिका कोई डाउट आ रहा है? आना चाहिए था। देखो इसको लिख के ना इसको ऐसे कट करने, ये आपकी डिस्काउंट होती है अमेजोन वाली, है ना। कट करो इसको यहाँ पे, यहाँ पे। वैसे रैकरिंग ऑडिट का मतलब बिल्कुल ठीक था, रैकरिंग नेचर वाला, बार बार या छोटे मोटे। यहाँ पे सिर्फ एक अजीब पॉइंट है, यहाँ पे रैकरिंग का ऑडिट ना रेपिटेशन के तौर पे नहीं दिया हुआ, रिवीजन ऑफ ऑडिट टर्म्स के तौर पे दिया हुआ है। पढ़ेंगे फिर मैं आपको लिखवाता हूँ। ऑन रैकरिंग ऑडिट ऑडिटर शैल असेस, अंडरलाइन करो, ऑडिटर शैल असेस whether circumstances require the terms of audit to be revised। तो आपको ये देखना है कि क्या कोई सर्कमस्टांसेस ऐसी तो नहीं आ रही जिससे मुझे अपनी ऑडिट टर्म्स को रिवाइज करना पड़ रहा है, या फिर रिमाइंड द एंटिटी ऑफ एग्जिस्टिंग टर्म्स। यहाँ पे रैकरिंग ऑडिट एक तरह से ऑब्जर्वेशन है। क्या की ऑब्जर्वेशन? अब देखो मैं क्या लिख रहा हूँ यहाँ पे, जो रैकरिंग ऑडिट है आपको दो चीज़ों की ऑब्जर्वेशन करनी है। एक सेकेंड। रैकरिंग ऑडिट यानी कि यहाँ पे आपको ऑब्जर्वेशन या फिर असेस करना है। किन दो चीज़ों को असेस करना है? टर्म्स ऑफ ऑडिट टू बी रिवाइज्ड या फिर रिमाइंड द एंटिटी ऑफ एक्सिस्टिंग टर्म्स। यहाँ पे रैकरिंग ऑडिट का मतलब ये है, सिर्फ एक ही टॉपिक है ये रैकरिंग ऑडिट का, थोड़ा अजीब सा। तो जर्नल पॉइंट ऑफ व्यू से नहीं है, इसलिए मेरे को यहाँ पे रिपीट वर्ड को लिखवा के कटवाना ज़रूरी हो गया था। ठीक है, तो देखते हैं क्या है रैकरिंग ऑडिटर में। ऑडिटर शैल असेस करेगा क्या कोई सर्कमस्टांसेस ऐसी तो नहीं है जिससे हमें ऑडिट टर्म्स रिवाइज करनी पड़े, या फिर हमें अपने क्लाइंट को रिमाइंड करवाना पड़े फॉर द एग्जिस्टिंग टर्म्स। और उसके बाद ना आपका ये टॉपिक है, किसी अकॉर्डिंग ना इसको लिख लेना। ऑडिट एंगेजमेंट लेटर, ऑडिट एंगेजमेंट लेटर। और ये जो फैक्टर वाला ये टॉपिक है ना, ये एग्जाम में 2 रेज़ द पावर या 3 रेज़ द पावर आ चुका है, एग्जाम में 2-3 बार आ चुका है ये। मुझे बताओगे ऑडिट एंगेजमेंट लेटर कौन किसको देता है? क्लाइंट को। एक टॉपिक आएगा आज से कुछ दिनों के बाद, क्लाइंट भी ऑडिटर को एक लेटर देता है। उसके कुछ दिनों के बाद मैं आपसे दोनों पूछूंगा, आपको दोनों कंफ्यूजन लगेंगे। ठीक है, तो आप एक याद रख लेना, दूसरा फिर अपने आप ही याद हो जाएगा। नहीं, वो हम खुद बनाते हैं। यस, यही तो है ऑडिट एंगेजमेंट लेटर, इसी में तो अपॉइंटमेंट की कंडीशन दी हुई है। यहाँ पे मैंने आपको वो लिखवाया नहीं था, सबसे पहला पॉइंट ये था आपका प्री कंडीशन के बाद ये ऑब्जेक्टिव एंड स्कोप, ये इसी में लिखा होता है ना अपॉइंटमेंट के बारे में। जब ऑडिटर शैल रिकॉर्ड द, है ना, इन ऑडिट एंगेजमेंट लेटर इट शैल इंक्लूड द एंगेजमेंट एंड स्कोप, तो इसमें लिखा होता है वो अपॉइंटमेंट वगैरह। नहीं, जो कंपनी अपॉइंट कर ले अपन, मैं वही कह रहे हैं। पता ही देंगे ना कि अपॉइंटमेंट लेटर एंगेजमेंट लेटर लिखेंगे। तो यहाँ पे क्या है देखो, फैक्टर्स एप्रोप्रिएट फॉर ऑडिटर टू सेंड द न्यू एंगेजमेंट लेटर। जैसे आपकी अपॉइंटमेंट हो चुकी है, पहले आपने दे दिया होगा ना, फिर आप 5 साल के लिए ऑडिटर अपॉइंट होते हो। पहले साल हो गया, दूसरे साल क्या मैं दोबारा एंगेजमेंट लेटर दूं, तीसरे साल दोबारा। पहला तो आपको ऐसा लगता है कि अगर सारी सिचुएशन सेम है फिर तो न्यू लेटर देने की ज़रूरत ही नहीं है। लेकिन अगर कुछ सिचुएशंस
ड्यूरिंग द ईयर या ड्यूरिंग द 5 ईयर्स चेंज होती हैं, कौन कौन सी ऐसी सिचुएशंस आ सकती हैं वो हैं ये। या कोई आपको देखो इंडिकेशन ऑफ एनी मिसअंडरस्टैंडिंग हो जाती है, चेंजेस वाले में था ना सेकंड रीजन मिसअंडरस्टैंडिंग हो जाती है। तो अगर कोई मिसअंडरस्टैंडिंग हो गई तो रिवाइज टर्म और कंडीशन बनेगी, तो रिवाइज लेटर बनेगा। दूसरा, कोई अगर आप स्पेशल टर्म इंक्लूड करते हो अपनी ऑडिट में, आपने बोला फीस 2 लाख थी, भाई हमने तो 20 लाख बोलनी थी तो गलती से 1 0 हो गई, या फिर 2 की जगह 6 करनी है, या फिर आप मतलब कोई भी स्पेशल टर्म बीच में डालना चाहते हो तब भी आपको नया लेटर देना पड़ेगा। कोई चेंज हो जाता है सीनियर मैनेजमेंट में उनके, और मैं कहता हूँ मेरी तो सारी डीलिंग उसी बंदे के साथ चल रही थी, उसी मैनेजमेंट के साथ चल रही थी, आपने मैनेजमेंट ही भगा दी। उनके ओनरशिप में चेंज हो जाता है, जैसे भारत पेट्रोलियम बिकने वाली है तो उसकी ओनरशिप सिग्निफिकेंटली चेंज हो जाएगी, गवर्नमेंट से सीधा प्राइवेट में आ जाएगी, और आने के लिए कौन बैठे कि अंबानी जी, क्योंकि पेट्रोलियम प्रोडक्ट में तो है ही वही इंडिया में। इंडिया में क्या वर्ल्ड के बहुत मेजर एक्सपोर्ट करता है, वो मिनरल्स ही वही निकालते हैं सारे। उसके बाद अगर कंपनी के बिजनेस में उसके साइज में चेंज आ जाता है, कोई लीगल रिक्वायरमेंट यानी कि कंपनीज एक्ट ही चेंज हो जाता है, प्लास्टिक बैन हो गया तो जो प्लास्टिक बनाने की फैक्ट्री है वो तो गई खत्म। ठीक है, तो ये वाली सारी चीजें हैं जहां पे आपको न्यू लेटर देने की जरूरत पड़ेगी, अदरवाइज पुराने से चल जाएगा। तो पहली लाइन अब मैं पढ़ रहा हूँ, सर ऐसे कैसे कर लेते हो, पहले 8 पॉइंट पढ़ लिए फिर अब पहली लाइन, ऑडिटर मे डिसाइड नॉट टू सेंड ऑडिट एंगेजमेंट लेटर या अदर रिटन एग्रीमेंट इन ईच पीरियड। समझ में आया? हमने हर पीरियड में यानी कि हर साल नया एंगेजमेंट लेटर नहीं देना। ठीक है, जो पहले कंडीशन चली आ रही थी वैसे दे दो, लेकिन अगर ऐसे कुछ 5-6 पॉइंट निकल के आए, आपके दोनों में मिसअंडरस्टैंडिंग थी, ठीक है, स्पेशल टर्म आपने इंक्लूड करनी है, सीनियर मैनेजमेंट चेंज हो गया, उनकी ओनरशिप सिग्निफिकेंटली चेंज हो गई, कंपनी के साइज ऑफ बिजनेस में उसमें बिजनेस ऑपरेशन में चेंज आ रहा है, कोई लीगल रिक्वायरमेंट चेंजेस आ रही हैं, अदर रिपोर्टिंग रिक्वायरमेंट में चेंजेस आ रही हैं, फिर पुराने एंगेजमेंट लेटर से काम थोड़ी चलेगा। आपको अपना व्हाट्सएप अपडेट करना ही पड़ेगा। जब आप आपके पास वीडियो रिकॉर्डिंग का ऑप्शन आ गया, अब आपको मेरा व्हाट्सएप पुराने वाला चल रहा है उस पर भी वीडियो कॉल में कर लूँ तो उस पर वीडियो कॉल नहीं चलेगी, अपडेट करना पड़ेगा। तो ये भी वही सिनेरियोज है। क्वेश्चन देखते हैं, पेपर में आ चुके हैं। व्हाट इज ऑडिट एंगेजमेंट लेटर? लिख दोगे ऑडिट एंगेजमेंट लेटर क्या होता है, जिसमें सारी टर्म्स और कंडीशन डिसाइड होती हैं, प्री कंडीशंस अपन लिखेंगे ये वो। व्हाट आर द प्रिंसिपल कंटेंट ऑफ ऑडिट एंगेजमेंट लेटर, ये शायद नीचे होगा, ये है फॉर्म एंड कंटेंट ऑफ ऑडिट एंगेजमेंट लेटर। बड़ा ही आसान है, क्या क्या स्टैंडर्ड लग रहे हैं आपकी कंपनी के ऊपर, क्या रूल्स रेगुलेशन लग रहे हैं, क्या इनहेरेंट लिमिटेशन है, ऑडिट टीम में कौन कौन आएगा, ये आप खुद रीड करोगे। ठीक है, ऑडिट एंगेजमेंट लेटर तो क्वेश्चन आया हुआ था May 17 में, इसके कंटेंट आए हुए थे और एक मीनिंग आया हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास प्री कंडीशन ऑफ ऑडिट। प्री कंडीशन वो क्या था 6-7 करी थी, क्या थी पहली? ओहो, चलो मैं लिख के देखता हूँ, क्या मैं यहाँ पे लिख देता हूँ। पहली वेदर FRF एक्सेप्टेबल, ये थी। दूसरा प्री कंडीशन थी मैनेजमेंट की रिस्पॉन्सिबिलिटी, तीसरा ऑडिटर की रिस्पॉन्सिबिलिटी, चौथा आपके पास क्या था? चौथा था, एक थी इन्फॉर्मेशन, एक थी एडिशनल इन्फॉर्मेशन, एक और क्या था? अनरिस्ट्रिक्टेड असेस। यही तो थे प्री कंडीशंस, और क्या थे? तो याद किया करो ना। अब ये वाली चीजें छोटी छोटी 2-3 यहाँ पे लिख लेना आप लोग साइड पे। आगे कमेंट ऑन द फॉलोइंग, इट इज नॉट मैंडेटरी टू सेंड अ न्यू एंगेजमेंट लेटर इन रेकरिंग ऑडिट बट सम टाइम इट बिकम्स मैंडेटरी। एक्सप्लेन दो सिचुएशंस मैं कुछ देखता हूँ। कोई स्पेशल टर्म अगर आपने डाली है वो, सीनियर मैनेजमेंट चेंज हो गया, ओनरशिप चेंज हो गया, लीगल एंड कोई बिजनेस का साइज एंड नेचर मिसअंडरस्टैंडिंग हो गया, अदर रिपोर्टिंग आ गया। वाह, हमने 7 कर दिया 8 में से। ए, एन ऑडिटर डिसाइडेड नॉट टू सेंड अ न्यू एंगेजमेंट लेटर टू जी लिमिटेड एवरी ईयर वेदर ही इज राइट इन दिस अप्रोच। पहले आप आंसर लिख सकते हैं यस, स्टेट द सर्कमस्टांसेस टू सेंडिंग द न्यू वुड बी अप्रोप्रिएट। ये वही वाले, अगला भी वही है आपके पास। और नेक्स्ट आपके पास है ये वाला लाइन ही रीड कर रहा हूँ मैं, क्लाइंट रिक्वेस्टेड फॉर अ चेंज इन टर्म्स ऑफ योर कमेंट। ऊपर मैंने पढ़ा नहीं, तो यानी कि ये चेंज को लेके था क्वेश्चन। अभी था ना हमारे पास जिसमें रीजंस वगैरह थे।
यहाँ पे लिखा हुआ है देखो सेकंड लाइन में ऑडिटर वॉज अनएबल टू ऑब्टेन, ये है आपके पास अच्छी खासी लाइन, इसको आप सर्कल करोगे देखो। ऑडिटर को जब एविडेंसेस ही नहीं मिल रहे तो क्या फिर वो एक्सेप्ट करेगा चेंज को? ही विल नॉट एक्सेप्ट द चेंज, और उसके बाद वो मैटर डिस्कस कर लेगा या फिर विड्रॉ करके चला जाएगा। Bless you. बाकी लास्ट टॉपिक रह गया, फिर इसको कल ही करते हैं ना। वैसे लास्ट तो रहेगा, खत्म कर ही दो। नहीं बहुत सारा है। कौन एग्री करता है? भी तेरे मुंह बंद थे लेने के लिए। नहीं मेरे को लगा कि एक किसी चलो को कोई ये बात है। नहीं, कल कंटिन्यू करेंगे। बाकी थैंक यू वेरी मच।